हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स चलिए आज हम लोग 2017 में पूछे गए एनसीईआरटी बेस्ड जो क्वेश्चन है ईवीएस में आता है उसको देखेंगे। और आप लोग भी देखिए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछता है और कितनी आप लोगों की तैयारी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। देखिए, निम्नलिखित में से कौन अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है? तो वेट लिफ्टर के बारे में पूछा है। तो वेट लिफ्टर कौन थी? हम लोग किसके बारे में पढ़े थे? तो सुनीता विलियम्स थी। तो ये क्या थी? ये तो अंतरिक्ष से मतलब इनका नाता था। बछेंद्री पाल जो कि पर्वत आरोही थी। और ये सूर्यमणि झारखंड से संबंधित है। कर्ण मल्लेश्वरी जो थी जो कि आंध्र प्रदेश की, ये क्या थी? ये वेट लिफ्टर थी जो कि अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त वेट लिफ्टर है, जिन्होंने 29 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 29 मेडल जीते हैं। नीचे दिया गया कौन सा एक समूह जड़ों का है? देखिए, खाने से भी बहुत क्वेश्चन पूछता है। प्लीज़ आप लोग छोटे छोटे टॉपिक को इग्नोर ना करें। अंदर आलू और तना, देखिए आप लोग सबसे ज़्यादा एग्जाम में टाइम बचाने का है कि आप लोग नेगेटिव पॉइंट को पकड़ते रहिए। आलू क्या है? आलू तना है, ये हट गया। अदरक भी क्या है? तना है, ये भी हट गया। इसमें गाजर, हल्दी और अदरक, गाजर तो जड़ है लेकिन हल्दी क्या हो गया? हल्दी तना हो गया, या अदरक भी तना हो गया। इसमें क्या दे दिया? इसमें भी हल्दी दे दिया। तो ये 3 ऑप्शन तो अपने आप ही हट गए। तो सही ऑप्शन तक हम लोग पहुंच गए कि गाजर, चुकंदर और मूली जो है वो जड़ों का समूह है। अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी ओक नाम का एक पेड़ है जो पाया जाता है। देखिए, रेगिस्तानी जो एक ओक है, पेड़ है, वो क्या कहते हैं, वो 4 मीटर ऊंचा होता है। मतलब उसका पेड़ इतना ऊंचा होता है और जितना पेड़ उसका ऊंचा था उसकी 30 गुनी जो जड़ें होती है वो नीचे धरती के नीचे जाती है जब तक कि पानी ना मिल जाए। तो ये इस प्रकार का पौधा है। तो ये कहाँ पाया जाता है? ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, नेपेंथिस वह पौधा जो शिकार करता है। नेपेंथिस को घटपर्णी पौधा भी कहा जा सकता है, पिक्चर प्लांट। वह पौधा जो शिकार करता है के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार। इस पेड़ के बारे में मतलब नीचे दिया गया है पौधा के बारे में। तो देखना है कि कैसे दिया गया है और क्या क्या हम लोग पढ़े थे। तो यह पौधा ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत में मेघालय में पाया जाता है। ये तो सही है कि भारत के मेघालय में पाया जाता है। इसका आकार घड़े जैसा होता है और इसका मुंह एक पत्ती से ढका होता है। ये भी सही है। यह केवल छोटे कीड़े मकोड़े को ही फंसाकर उनका शिकार करता है। नहीं, ये केवल, जहाँ केवल आ गया, देखिए केवल क्या है? नेगेटिव वर्ड है और केवल से ही ये कट गया। छोटे कीड़े मकोड़ों को नहीं, ये चूहे को भी, मेंढक को भी अपना शिकार बना लेता है। यह छोटे कीड़े मकोड़ों को खींचने के लिए मोहक आवाज़ निकालता है। नहीं, ये मोहक आवाज़ नहीं निकालता है। इसकी एक गंध होती है जिसके कारण आकर्षित होकर के कीड़े मकोड़े आ जाते हैं उसके पास और उसके बाद क्या करता है? यह शिकार कर लेता है। तो कौन कौन सा सही था? 1 और 2 ऑप्शन में देख लेते हैं। देखिए, केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, या केवल 2 और 4 और 1, 2, 3 तीनों। तो इसमें क्या सही होगा? केवल 1 और 2। अगला देखते हैं क्वेश्चन। भारत की आज़ादी से पहले महात्मा गांधी ने जिस दांडी यात्रा के समुद्र तट तक अपनी प्रसिद्ध यात्रा की थी वह भारत के नीचे दिए गए किस राज्य में था? तो महात्मा गांधी दांडी यात्रा कहाँ से शुरू किए थे? तो गुजरात के अहमदाबाद स्थान से शुरू किए थे। उच्च तेज बुखार के साथ कपकपी, जिसका उपचार सिंकोना पेड़ की छाल से किया जा सकता है, वह कौन सा बुखार है भाई? तो वो मलेरिया जब होता है तो आदमी को तेज जाड़ बुखार इतना कपकपी लगता है कि क्या कहते हैं। उसके पुराने ज़माने में लोग जो थे वो सिंकोना के पेड़ की छाल को उबाल करके उसका काढ़ा बना करके पिलाते थे, उसी से उसका इलाज किया जाता था। अब तो बहुत सारी दवाइयाँ बन गई हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मलेरिया। अगला क्वेश्चन है, चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? चिराव नाच कहाँ के लोग करते हैं? तो ये मिजोरम के लोग करते हैं। झारखंड में क्या है? झारखंड का नाच है छऊ, ऐसे करके ही है कुछ। हाँ, छऊ। यहाँ मिजोरम है, मिजोरम के लोग नई फसल कटने पर चिराव नाच करते हैं। अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य है। तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य क्या है? फ्रेंड्स, आप लोग मैप एक बार ज़रूर देख कर जाएं कि कौन से राज्य के कौन से नज़दीक कौन कौन सा राज्य है। और नेगेटिव को भी एक बार देख लें कि देखिए नेगेटिव से ही हट जाएगा। तमिलनाडु क्योंकि नीचे है। मान लीजिए ये इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप है, तो तमिलनाडु तो बिल्कुल यहाँ पर है। आंध्र प्रदेश यहाँ है, इधर केरल, कर्नाटक हो गया। तो नेगेटिव पॉइंट को भी हटाते जाइए। उड़ीसा कहाँ है? उड़ीसा यहाँ है, ऊपर है। उड़ीसा के बाद ये तो हट गया। इसके बाद केरल, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र भी कहाँ है? महाराष्ट्र यहाँ बीच में, इधर यहाँ है। कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और केरल। तो छत्तीसगढ़ भी हट गया, छत्तीसगढ़ भी ऊपर है। अब आता है आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। तो ये क्या है? ये तमिलनाडु के अगल बगल है, यहाँ 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 ऐसे करके। तो इसका आंसर क्या हो गया? आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आप लोग सबसे ज़्यादा फोकस इन्हीं पर करिए, पॉइंट को पकड़ने की कोशिश करिए आप लोग। अगला क्वेश्चन है, एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? मतलब होना नहीं चाहिए। तो देख लेते हैं कि क्या होना चाहिए। प्राकृतिक पर्यावरण के प्रति बच्चों की जिज्ञासा। देखिए, जहाँ पॉजिटिव वर्ड आ जाए यार, जहाँ बढ़ावा दे, ये तो सही है, ये तो होना ही चाहिए।
अवलोकन, वर्गीकरण और निष्कर्ष निकालने आदि प्रतिक्रियाओं के माध्यम से बुनियादी संज्ञानात्मक गत्यात्मक कौशल प्राप्त करने के लिए खोजबीन से जुड़ी और हाथों से करने वाले कार्यों में बच्चों को संलग्न करना चाहिए। हाँ देखिए, यहाँ भी पॉजिटिव पॉइंट क्या आ गया कि खोजबीन करना चाहिए और बच्चों को जो है हाथों से मतलब करने पर ज़्यादा फोकस देना चाहिए, क्योंकि बच्चे कर करके ज़्यादा सीखते हैं। तो यही बच्चों को संलग्न करना चाहिए, यानी उनको शामिल करना चाहिए। तो ये भी पॉजिटिव हो गया। अगला है प्राकृतिक, सांस्कृतिक और सामाजिक पर्यावरण के बीच संबंधों को पहचानने व समझने में बच्चों को प्रशिक्षित करना चाहिए। ये भी सही है, क्योंकि बच्चों को सामाजिक प्रकृति के बीच के संबंध जो है उनको उसके बारे में बताना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, यानी उनके बारे में प्रशिक्षित करना चाहिए। अब देख लेते हैं अगला पॉइंट दे रहा है कि पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यानात्मक, जहाँ सटीक आ गया नेगेटिव वर्ड सोचिए, जहाँ ये सटीक, केवल, ही, जिस पर फोकस मतलब ये ज़्यादा है, या जहाँ बाल केंद्रित बच्चा नहीं है, शिक्षक केंद्रित है, या कोई और इर्द गिर्द घूम रहा, वो सब नेगेटिव वर्ड में आता है। और यहाँ पर पूछा ही था कि क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए पर्यावरण शिक्षण अध्ययन में, तो यही नहीं होना चाहिए, क्योंकि सटीक जो है कौशल का विकास करना, ये बिल्कुल गलत है और गलत है, यही सही है। अगला क्वेश्चन है पर्यावरण अध्ययन कक्षाओं 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र है जो संकलित करता है, मतलब 3 से 5 के लिए एक विषय क्षेत्र अंकित किया गया है एनसीएफ के द्वारा, जो इनमें से कौन सा है, यानी क्या संकलित करता है। तो विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, केवल विज्ञान की तो नहीं करता है। पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, हाँ ये तीनों 3 से 5 के क्लास में कहा गया है कि पर्यावरण में ये तीनों विषय जो हैं शामिल होना चाहिए। और 1 से 2 में क्या कहा गया है कि 1 से 2 की कक्षाओं के लिए भाषा और गणित के माध्यम से जो है वो पर्यावरण अध्ययन को पढ़ाना चाहिए। तो 1 से 2 में ये कहा गया है कि गणित और भाषा के माध्यम से पढ़ाना चाहिए, और 3 से 5 में कहा गया है कि पर्यावरण शिक्षा, सामाजिक अध्ययन और विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को संकलित करना चाहिए पर्यावरण शिक्षा में। अगला है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं और मुद्दों को, पर्यावरणीय शिक्षा और विज्ञान की अवधारणा और मुद्दों को नहीं, यहाँ पर तो सामाजिक अध्ययन भी होना चाहिए और विज्ञान भी और पर्यावरण शिक्षा भी, तीनों के मुद्दों को शामिल करना चाहिए। तो कौन सा आंसर सही होगा? बी। अगला, बच्चों को पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए खोजने के द्वारा पर्याप्त समय दिया जाता है। यह इंगित करता है, यह मतलब क्या इंगित करता है, जब बच्चों को हम खोजने के लिए दे रहे हैं तो ये क्या बात हो गई? पर्यावरण अध्ययन याद करने, बिल्कुल गलत, इसको सही कर लीजिए कि ये याद करना नेगेटिव वर्ड है। पर्यावरण अध्ययन सूचनाओं के द्वारा सीखा जाता है, सूचनाएं भी बच्चों को नहीं देनी है, ये भी क्या है? नेगेटिव पॉइंट है। बच्चों को सूचनाओं के द्वारा कोई भी शिक्षा नहीं देनी है, क्योंकि सूचनाएं गलत भी तो हो सकती हैं। अगला है पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित है। देखिए ये पॉजिटिव वर्ड मिल गया ना, तो बस यही आपका आंसर है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि बच्चों को खोजने के द्वारा, जहाँ बच्चे इंक्लूड हैं तो क्या हो गया? बाल केंद्रित शिक्षा हो गई, बच्चे इंक्लूड है, और शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक तो बिल्कुल केंद्रित नहीं होगा, बाल केंद्रित होगा। तो देखिए हम लोग नेगेटिव के द्वारा ही पॉजिटिव पॉइंट तक पहुँच जा रहे हैं। तो बस अगला पॉइंट है निम्न में से क्या पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के द्वारा ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण है, मतलब इनमें से जो दिया गया है पॉइंट, इनमें से क्या है जो कि बच्चों के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण भाग ले सकता है, यानी महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है बच्चों की रचना करने में। तो बच्चों का सक्रिय भाग, हाँ बच्चे जहाँ एक्टिव रूप से मतलब अपने मन से जहाँ वो भाग लेंगे, वो ज्ञान की रचना करेंगे या सीखेंगे भी सही ढंग से। बच्चों के समुदाय के सदस्य, समुदाय में भी बच्चा क्या करता है कि एक दूसरे की ओपिनियन से सीखता है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें, सही बात है। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें में दी गई व्याख्या और परिभाषा, देखिए दी गई व्याख्या और परिभाषा ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि बच्चे की समझ में आ जाए या वो बच्चों की ज्ञान रचना के लिए महत्वपूर्ण ही हो। तो यहाँ पर ये तो नेगेटिव वर्ड लग रहा है व्याख्या और परिभाषा, लेकिन ये तीनों क्या है? ये सही है। बच्चों को सक्रिय भाग लेना चाहिए, समूह के साथ भी जोड़ना चाहिए, समूह के साथ भी, और अध्ययन की पाठ्य पुस्तकें भी जो होती हैं पर्यावरण अध्ययन की, वो भी बच्चों की ज्ञान रचना करने में महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। तो इसका क्या हो गया? 1, 2 और 3 किस में दिया है भाई? 1, 2 और 3 ए। तो इसका आंसर क्या हो गया? 1, 2 और 3। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम के सुझावित प्रकरणों का उपकरण है? देखिए उपकरण दिया गया है,
परिवार और मित्र, अगर आप लोगों को 6 जो प्रकरण है वो अगर याद है तो उपकरण आप लोग स्वयं ही छाट सकती हैं, आंसर तक पहुंच सकती हैं। परिवार और मित्र हो गया, भोजन हो गया, आवास हो गया, जल हो गया और हम चीज़ें कैसे बनाते हैं ये सब क्या था, यात्रा हो गया, ये सब प्रकरण था। और परिवार और मित्र में ही जानवर और पेड़ पौधों को जोड़ा गया था, तो ये उपकरण में आ गया। तो इसका आंसर क्या निकल गया, उपकरण में जानवर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बच्चों को पर्यावरण अध्ययन सीखने में प्रभावशाली तरीके से जोड़ा जा सकता है, मतलब बच्चों को जो है हम अपने इन्वायरमेंट के बारे में किस तरीके से अधिक जोड़ सकते हैं या उन्हें समझा सकते हैं। कोई तो वृत्तांत यानी कोई भी नैरेटिव या कहानी सुन जहाँ की हम गए हैं और वहाँ की बातें सुनाएं, एक कहानी हो गया। दूसरी पॉइंट क्या है, कहानी के द्वारा। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं को की प्रभावशाली व्याख्या, नहीं देखिए व्याख्या किसी भी चीज़ के द्वारा हम नहीं कर सकते, बच्चों को नहीं सिखा सकते। शिक्षक के द्वारा अवधारणाओं का प्रभावशाली प्रदर्शन और व्याख्या, ये भी नहीं हो सकता है। तो इसमें क्या है कि बच्चों को हमें जोड़ना है किसी भी तरीके से, तो उनके सामने अगर हम रंग में कहानी सुनाएंगे, वृत्तांत सुनाएंगे, जो जीवन जो कि हमारे साथ घटे जहाँ हम गए हैं रियल में, उसकी अगर हम स्टोरी सुनाते हैं तो वो बच्चे पर ज़्यादा असर करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4 ये दोनों अवधारणाएं जहाँ आगे ये तो दोनों गलत हो गया है। 1 और 2, केवल 1 और 2 क्या है, सही आंसर है। तो इसका सही आंसर क्या हो गया, वृत्तांत और कहानियों के द्वारा हम बच्चों को पर्यावरण अध्ययन से जोड़ सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है, अगला प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के द्वारा बच्चों को जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने को प्रेरित करने का उद्देश्य है। मतलब एक पर्यावरण अध्ययन के द्वारा जो शिक्षक है वो बच्चों को क्या करता है, जानवरों का अवलोकन और उनका चित्र बनाने के लिए प्रेरित करता है। तो इसका उद्देश्य क्या है, जो शिक्षक ये दिए हैं तो शिक्षक का क्या उद्देश्य होना चाहिए। आप एक शिक्षक है, आप बच्चों को क्यों दे रही हैं जानवरों का और उनका अवलोकन करने के लिए, उनका चित्र बनाने के लिए, वही समझना है। बच्चों में सृजनात्मकता का विकास करना, ये तो पहले ही पॉइंट आ गया, अगर ये आ गया तो ये तो सही होना ही होना है। बच्चों में अवलोकन और रचना कौशलों का विकास करना, ये भी सही है। बच्चों में पॉइंट क्या है, बच्चों में सौंदर्यगत संवेदना का विकास करना, तो इसका आंसर क्या हो, क्योंकि सृजनात्मकता भी पॉजिटिव वर्ड है, अवलोकन और रचना कौशल भी, और सौंदर्य संवेदना का विकास करना भी, तो ये तीनों पॉजिटिव वर्ड है, तो तीनों सही है। तो किसमें तीनों ऑप्शन से, डी में 1, 2 और 3, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। अगला प्रश्न क्या दिया है, लिखित में से सीखने के लिए कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है। मतलब पर्यावरण अध्ययन में कौन सा अनुसरण होता है, तो वैश्विक से स्थानीय, भाई स्थानीय से वैश्विक जाना है, अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से ना अमूर्त जाएंगे, बच्चों को सिखाएंगे। अज्ञात से ज्ञात की ओर, ये देखिए ये तीनों तो कट गया, ज्ञात से अज्ञात की ओर ये हम पढ़े हैं, क्योंकि जो बच्चा जानता है उसी को जोड़ते हुए हमें उसे जो नहीं जानता है उसको बताना है। तो ज्ञात से अज्ञात की ओर क्या है, ये सही आंसर हो गया। नीचे दी गई सूची पर विचार कीजिए। देखिए कुछ जानवरों के नाम दिए गए हैं, कछुआ, घड़ियाल, कौवा, बतख, मछली। इस सूची में निम्न में से कौन सा दूसरों से भिन्न है, मतलब ये 4 ऑप्शंस दिया और इनमें से कौन सा अलग है। देखिए मछली, घड़ियाल, कछुआ, कौवा, तो ये तो हम सभी जानते हैं कि मछली भी जल में रहती है, घड़ियाल भी जल में और कछुआ भी जल में रहता है, ये तीनों जलीय जीव हो गए। और कौवा क्या है, कौवा एक पक्षी है जो कि पेड़ पर रहता है। तो इसमें पूछा था कि तीनों में से कौन सा भिन्न है, तो कौवा भिन्न है और यही सही आंसर है। देखिए इसमें 2 कॉलम दिया हुआ है, कॉलम 1 में दिया है शहर और राज्य के नाम, और इसमें दिया है कि अत्यधिक पसंद का भोजन, मतलब जहाँ के लोग सबसे ज़्यादा भोजन पसंद करते हैं। तो हांगकांग में हम लोग क्या पढ़े थे, हांगकांग में इसमें से देखते हैं, हांगकांग है, केरल है, कश्मीर है और गोवा है। 4 ऑप्शंस दिया है और 5 कॉलम दिया है। किसी भी करी के साथ उबला टैपियोका हम लोग किस में पढ़े थे कि केरल का, ये केरल का प्रसिद्ध भोजन है जो कि टैपियोका, जो कि केरल में पाया जाता है। ये क्या है, टैपियोका, ये जड़ है। तो बी का क्या हो गया, ए। इसमें अब हम लोग ढूंढ लेते हैं। देखिए एक 2 ऑप्शन से आप कर लेंगे, जैसे मान लीजिए आपको हांगकांग का पता है कि हांगकांग में क्या खाया जाता है, तो हांगकांग में पका हुआ सांप, जो कि सांप कहाँ खाया जाता है, तो हांगकांग के लोग खाते हैं और ये वहाँ का प्रसिद्ध फेमस पकवान है। केरल का क्या था, केरल का हो गया टैपियोका। कश्मीर में हम लोग क्या पढ़े थे कि सरसों के तेल में बनी मछली। अगर आप लोग को 2 भी ऑप्शंस पता है तो आप लोग यहाँ पर निकाल सकती हैं, आंसर तक पहुँच सकते हैं। कश्मीर के लोग क्या करते हैं, सरसों के तेल में बनी मछली को अत्यधिक पसंद करते हैं। गोवा के लोग नारियल के तेल में बनी मछली पसंद करते हैं। तो ए का हम लोग क्या देखें, ए का 5, तो 5 तो भाई तीनों में दिया है, ए का 5, तो ये तो हट गया। अब बी में देख लेते हैं, केरल का क्या है, 1, बी का 1 यानी टैपियोका। तो बी 1 किस में है, और बी जो है सिर्फ बी ऑप्शंस में दिया हुआ है कि बी का 1 यानी टैपियोका है। तो आंसर क्या हो गया, बी आंसर हो गया।
तो देखिए इस प्रकार से भी आंसर हम लोग लगा सकते हैं और कम समय को बचा सकते हैं, कम समय में हम लोग आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो इस प्रकार से ही आपको स्मार्टली वहाँ पर करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा, डरना नहीं है, ऑनलाइन बहुत ईजी ही रहता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम मैं भी दी थी ऑनलाइन ही एग्ज़ाम और अच्छा हुआ था। क्योंकि इसमें ये रहता है कि आप लोग मान लीजिए जैसे आंसर गलत हो गया और हम जब चेक कर रहे हैं तो उस समय भी हम लोग सही आंसर को क्या कर सकते हैं, टिक आउट कर सकते हैं। और भरने वाला में क्या था कि जो एक बार गोला भर गया तो फिर दोबारा गोला उसको हम नहीं बना सकते हैं, वो आंसर नहीं माना जाता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इसलिए जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस सेट लगाइए, जितना हो सके, जितना अधिक से अधिक। नीचे दिए गए पक्षियों की कौन सी प्रजाति झटके से, देखिए एक झटके में अपनी गर्दन आगे पीछे करने वाली कौन सी पक्षी है, वो है मैना। मैना जो है वो एक झटके में ही अपनी गर्दन को आगे पीछे कर लेती है। घरों के नीचे दिए गए विवरणों पर विचार करें। राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के घरों जिनकी छतें कटीली झाड़ियों की होती है, ये सही था। मनाली में घर बांसों के खंभों पर बनाए जाते हैं। लेह में पत्थर के 2 मंजिले घर बनाए जाते हैं, नीचे की मंजिल जरूरत के सामान और जानवरों के लिए। तो 1 और 3 ये दोनों क्या है, ये सही है, लेकिन ये मनाली में नहीं, ये असम में बांसों के खंभों पर घर खड़े किए जाते हैं। तो 1 और 3 सही है। किसमें 1 और 3 है, सी में केवल 1 और 3 आंसर दिया हुआ है। देखिए तो इसका आंसर क्या हो गया, 1 और 3। लास्ट क्वेश्चन हाथियों से है कि हाथियों के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हाथी से कुछ संबंधित बातें कही गई हैं जिनसे कि हमें देखना है कि कौन सी हाथियों के विषय में बातें हैं। हाथी बहुत कम आराम करते हैं, यह एक दिन में केवल 2 से 4 घंटे ही सोते हैं। ये तो हम लोग पढ़े थे कि हाथी क्या है, 2 से 4 घंटे ही सोता है। एक बड़ा हाथी एक दिन में 200 किलो से अधिक पत्तियाँ और झाड़ियाँ खा लेता है। नहीं, 200 किलो से अधिक नहीं, यहाँ पर था 100 kg। तो ये तो ऑप्शन कट गया। इन्हें पानी और कीचड़ में खेलना बहुत पसंद करता है। हाँ, ये सही बात है, क्योंकि इनके शरीर को जो ठंडक मिलती है वो कीचड़ से ही मिलती है, तो इन्हें कीचड़ बहुत पसंद है। किसी हाथियों के झुंड में बुजुर्ग हथनी जो होती है वही सभी फैसले लेती है, ये भी बात सही है। तो 1, 3 और 4 किस ऑप्शन में दिया है, देखिए 1, 3 और 4, 1, 2, 2 कट गया, 2 कट गया, 2 कट गया, तो इसमें दिया है 3, 4 और 1, यानी 1, 3 और 4। तो यही ऑप्शंस क्या है, सही है। देखिए ऑप्शंस भी किस प्रकार से घुमा कर दे रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये जो भी क्वेश्चन है, प्रश्न है, इनसे आपको मदद मिलेगी। और मेरा बस यही कहना है कि बस आप लोग इस समय जो मेन टॉपिक है उन्हीं पर फोकस करिए, सीडीपी हो, और नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट को समझने की कोशिश करिए। जितना आप लोग समझेंगे उतना ही आपका जो सीटेट का एग्ज़ाम है वो अच्छा जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगले वीडियो में फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू।